Okay. Capacitance of the parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor is an arrangement of the two parallel conducting plates of equal area separated by air medium or by an insulated medium such as paper, mica, glass, wood, ceramic. ये सारे के सारे मीडियम है। आपको दोनों कैपेसिटर के बीच में जो मटेरियल भरना है वो भर दो। तो बताओ कैपेसिटर के बीच में मटेरियल भरने से कैपेसिटी इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है? बोलो। डिक्रीज। डिक्रीज बोल रहे हो। कल का फॉर्मूला याद नहीं है? कल का फॉर्मूला भूल गए? स्फेरिकल कैपेसिटर का। स्फेरिकल कैपेसिटर में आपने क्या पढ़ा था? स्फेरिकल कैपेसिटर में आपने पढ़ा था कि यदि कोई मटेरियल आप रख देते हैं तो C का फॉर्मूला हो गया था, वो देखो नीचे लिखा है तीसरे नंबर पे, if the sphere is in medium then C equal to 4 pi epsilon naught epsilon r। याद आया? मतलब कैपेसिटी बढ़ गई कि घट गई? बढ़ गई, जस्ट उतने गुना हो गई जितना कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 81। कितना है? 81। क्यों? इतना ही था ना, 81 पढ़ा था हमने। मतलब अगर दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में आप यदि पानी भर दोगे, पानी के पाउच रख दोगे, तो वहां पे जो कैपेसिटी होगी वो 81 गुना हो जाएगी। ऐसा मान लो अपनी भाषा में कि अगर कोई टंकी 1 लीटर की थी तो वो 81 लीटर की हो जाएगी, वो 81 लीटर की हो जाएगी। आई बात समझ में ना? तो एक्सक्यूज मी, तब तक आप इसको नोट करिए, इस डेरिवेशन को आप नोट करिए। हाँ सर। क्या होता है? कैपेसिटी बढ़ती कि घटती है? बढ़ जाएगी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखने से कैपेसिटी बढ़ जाएगी। देखिए, तो अब इसको समझेंगे इस डेरिवेशन को। ये हमने, हमारे पास एक प्लेट है सिग्मा जिसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, और दूसरी प्लेट की भी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। सबसे कठिन बात जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ी देर पहले न्यूमेरिकल लगवाया था। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद है ना? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से क्या मिल जाएगा? पोटेंशियल। पोटेंशियल का फार्मूला हमने पढ़ा रखा है, V इक्वल टू E इनटू D, E इनटू D। यदि वो भूल गए तो फिर E को याद करो, E इक्वल्स टू dV बाय dx। अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो E इक्वल्स टू V अपॉन L या V अपॉन D। भूल गए? E इक्वल्स टू dV बाय dx, E इक्वल्स टू dV बाय dx। यदि कांस्टेंट फील्ड है तो E is equals to V upon D, so V equal to E into D। यार इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर मीटर है। लोग फार्मूला भूल जाएंगे मगर वोल्ट पर मीटर भूलना तो बड़ा मुश्किल है ना, तो इसलिए V equal to E into D। चलिए E के पास चलते हैं। ये है दोनों के बीच की डिस्टेंस, एरिया दोनों के इक्वल है। एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, दूसरे की माइनस सिग्मा। ओके, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, अब देखते हैं, ये आ गया हमारे पास रिलेशन V का। V इक्वल्स टू E इंटू डी। V इक्वल्स टू E इंटू डी होता है, और E की वैल्यू हमको पता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एग्री? E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये हमारे पास आ गया V की वैल्यू सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मेरे को जल्दी से सिग्मा की वैल्यू बताओ। नहीं बोल पाओगे सिग्मा की वैल्यू? चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया बोले तो Q अपॉन A, Q अपॉन A। तो ये देखिए V इज इक्वल टू सिग्मा की जगह रख दिया Q अपॉन A, तो फॉर्मूला बन गया QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। आया समझ में?
अब निकालना है कैपेसिटी। क्या निकालना है? कैपेसिटी। कैपेसिटी का फॉर्मूला कौन बताएगा? कल पढ़ाया था, C इक्वल टू, बिल्कुल सही, C इक्वल टू Q अपॉन V, बट कैपेसिटी इक्वल टू Q अपॉन V। तो Q में डिवाइड कर दिया V का, तो देखिए Q में अगर आपने V का डिवाइड कर दिया तो Q हमारे पास है C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। तो Q तो Q है, V की वैल्यू कितनी है? QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कैंसिल, ये हो गया A एप्सिलॉन नॉट सबसे ऊपर और नीचे क्या आ गया? D। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी जबकि बीच में भरी है हवा यानी कि वैक्यूम, तब के लिए ये है। अगर वैक्यूम के साथ यदि कोई मीडियम ले आया जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है या एप्सिलॉन नॉट R है, तो फार्मूला हो जाएगा C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D। क्लियर हो रहा है कि अगर D बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी क्या होगी? कमेगी, और अगर D घटाएंगे तो कैपेसिटी बढ़ेगी। मतलब वो जो मूर्ख व्यक्ति की मैं बात कर रहा था, उसको आप जितना ज्यादा गले लगाओगे, जितना पास में बुलाओगे, वो जितना करीब आता जाएगा उतना आपका दिमाग खराब करेगा, फिर आपको ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। समझ में आया? उसको दूर रखेंगे तो आपको कैपेसिटी कम रहेगी, उसको आप और पास बुला लेंगे, अगर आपने D को क्या कर दिया? कम कर दिया, तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आई बात समझ में ना? क्योंकि C D के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आया ना? C is inversely proportional to D but proportional to area, proportional to area, area के प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत? तो ये है आपके पास डेरिवेशन, ये मैंने आपको समझा भी दिया। चलिए पढ़ते हैं आगे की बात, और क्या इसमें? Yes, if the space between the plates is filled with a dielectric medium of relative permittivity epsilon r, then C equal to A epsilon naught epsilon r upon D. Capacitance of the parallel plate capacitor is, पहली बात, directly proportional to the area of the plates। ये area of the plate के directly proportional होता है। दूसरी बात, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। हाँ, इन प्लेट के बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप दूरी जितनी ज्यादा बढ़ाते जाएंगे कैपेसिटी उतनी कम होती जाएगी। आ गया बच्चों समझ में? क्लियर है बिल्कुल ना? कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए अब आगे की बात पढ़ते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, आपने पिछले साल क्लास 10 में सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में आप मुझे कुछ चीज बताइए। ये रेजिस्टेंस है बच्चों, ये किसमें लगे ये बताओ पहले। ये जो रेजिस्टेंस लगे हैं, ये रेजिस्टेंस किसमें लगे हैं? सीरीज में लगे हैं, तो इससे मान लो करंट आई जाएगी। क्या जाएगी? आई, करंट आई जाएगी। जब करंट आई जाएगी तो इससे क्या I1, I2, I3 अलग अलग जाएंगी क्या? नहीं ना, एक ही करंट है। हाँ या एक ही करंट है, बट पैरेलल में करंट अलग अलग हो जाती थी। तो सीरीज में करंट क्या होती है? सेम। अब आपको भूलना ना, इसलिए मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ। सीरीज में करंट होती है सेम, और करंट का फॉर्मूला होता है I is equal to Q upon T। और अगर टाइम भी सेम है तो चार्जेस भी क्या होंगे? सेम। मतलब एक तरीके से करंट सेम फ्लो होती है, इसलिए चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होता है? सेम। आई बात समझ में? क्योंकि जो चार्ज यहाँ पर पहुंचा होगा थोड़ी देर में वही चार्ज यहाँ पहुंचा होगा, फिर उसके बाद ये। तो सीरीज में चार्ज क्या होता है? सेम। आई बात समझ में ना? सीरीज में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है, बट पैरेलल में हमेशा क्या सेम होता है? वोल्टेज। पैरेलल में क्या सेम होता है? वोल्टेज। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है बट करंट अलग अलग होती है। जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन ये है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में मेरी करंट I1 जाएगी, यहाँ पे करंट I2 और यहाँ पे करंट I3। तो आप इसको याद कर सकते हो, I1 is equal to, I1 किसको रेफर करेगा? Q1 को। तो यहाँ पे हो सकता है चार्ज अलग अलग जाए, Q1 इधर पे, Q2 इधर पे, Q3। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, चार्ज से क्यों जोड़ रहा हूँ? क्योंकि
बार हमको जो पढ़ना वो चार्ज के फॉर्म में पढ़ना है, क्योंकि जो पंगा लगने वाला है कैपेसिटर में वो चार्ज का है, क्योंकि कैपेसिटर की फॉर्मूला होता है C = Q/V। तो दो लोग लड़ेंगे, एक बार Q लड़ेगा और एक बार V लड़ेगा, देखते हैं कौन कहां पे लड़ता है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं आपके सामने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। बच्चों अब तक तो आपको मैं पूछूंगा तो आप बता भी दोगे कि सर पूरे सिस्टम में चार्ज सेम होगा, वोल्टेज अलग अलग होगा, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है। सीरीज में आप लगा दो खूब सारे सिस्टम, घर की कनेक्शन करा दी सीरीज में, पता चला पहले कमरे की टीवी चल रही है और लास्ट कमरे में बल्ब भी नहीं चल रहा है, ठीक ना। सीरीज कनेक्शन में पहले आओ पहले पाओ, रीडिंग के हिसाब से बट गया। ये देखिए ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये कैपेसिटर पहला, कैपेसिटर दूसरा, कैपेसिटर तीसरा, और ये इनको जोड़ने वाली एक सोर्स बैटरी, ठीक है ना। करंट ने जाने की इच्छा जताई और चार्ज हो गए डिस्ट्रीब्यूट। पहला चार्ज यहां पर प्लस, उसके हिसाब से यहां डेवलप हुआ माइनस, इंडक्शन के कारण यहां पर नहीं, इंडक्शन तो नहीं क्योंकि प्लेट डायरेक्टली कनेक्ट है, यहां पर प्लस, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, चार्ज चला गया। ओके, देखिए इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज इज सेम इन द ईच कैपेसिटर। सभी के कैपेसिटर में जाने वाला चार्ज जो होगा वो सेम होगा। क्लियर, सभी कैपेसिटर में जाने वाला चार्ज सेम होगा। पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इनवर्स प्रोपोर्शनल ऑफ कैपेसिटेंस। हां क्यों, ये क्या लिखा भाई, आप जानते हो कि C = होता है Q/V। अब इस कॉम्बिनेशन में Q तो हो गया कांस्टेंट, इस कॉम्बिनेशन में होगा Q कांस्टेंट, क्योंकि सब पे सेम चार्ज आएगा, तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। बहुत अच्छा रोल है बेटे, बहुत काम में आएगा बाद में, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में Q तो कांस्टेंट हो गया, तो कैपेसिटी किसके, कैपेसिटी जो होगी वोल्टेज के इनवर्स में होगी। समझ गए ना, कैपेसिटी वोल्टेज के इनवर्स में होगी, मतलब जिसका वोल्टेज सबसे कम होगा उसकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगी उस वाले कैपेसिटर की, और जिसका वोल्टेज सबसे ज्यादा होगा उसकी कैपेसिटी सबसे कम। जबकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है बेटा, आया ना। अगली बार क्या मालूम क्या होगा, अगली बार ऐसा होगा पैरेलल में क्या कांस्टेंट होगा, वोल्टेज। तो C = Q/V फिर से लिखना, इस पे बॉक्स लगा देना, ये कांस्टेंट है, तो C प्रोपोर्शनल टू Q। मतलब जो सबसे ज्यादा चार्ज खाएगा उसकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगी, या उल्टा समझ लो, जिसकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा चार्ज खाएगा। बेटा बहुत काम की बात बोल रहा हूं मैं, इसी का क्वेश्चन बनेगा और नहीं बनता बच्चों से, इसमें समझ लो ऐसा, जो सबसे कम वोल्टेज लेगा उसकी कैपेसिटी सबसे हायर होगी, और जो सबसे ज्यादा वोल्टेज लेगा उसकी कैपेसिटी सबसे कम होगी। आया ना समझ में। तो इसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वोल्टेज की। द पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ कैपेसिटेंस, क्योंकि भैया डिस्ट्रीब्यूट पोटेंशियल को होना है, क्योंकि इनकी कैपेसिटी तो वो जो लेकर के आए हो आप, जितने का कैपेसिटर लगाए हो वो तो फिक्स है भाई। C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो V भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, मतलब वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट होना है। अब आपके पास 3 कैपेसिटर दे दिए मैंने, मान लो एक दे दिया 2 माइक्रोफैरड का, 3 का, 1 4 का। मैंने बोला बताओ बेटा सबसे ज्यादा किस पे जाएगा वोल्टेज, 2 वाले पे। किस पे जाएगा, 2 वाले पे, क्योंकि जिसकी कैपेसिटी सबसे कम उसका वोल्टेज सबसे ज्यादा, तो 2 वाले पे सबसे ज्यादा वोल्टेज जाएगा। आया बेटा समझ में बात को है, कोई दिक्कत? तो ये मैंने आपको एक जनरल वे में समझाने की कोशिश करी। तो पहली चीज तो है चार्ज इज सेम ईच कैपेसिटर, आ गया समझ में। पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड रिवर्स प्रोपोर्शनल, ये देखिए ये पोटेंशियल चला गया, तीनों पे सेम चार्ज के Q Q Q मैंने तीनों पे लिख दिया, वोल्टेज V1 V2 V3। अरे सर ऐसा कैसे हो गया, तीनों कैपेसिटर हैं, तीनों के वोल्टेज अलग अलग क्यों हैं, तीनों के वोल्टेज सेम क्यों नहीं है? अरे भाई कैपेसिटी अलग अलग है, कैपेसिटी अलग अलग है, कैपेसिटी अलग अलग है तो वोल्टेज अलग अलग होने का अधिकार है ना, वोल्टेज अलग अलग होने का अधिकार है। आपको मैं पढ़ा रहा हूं, तीनों लोग को सेम नॉलेज दे रहा हूं, मगर तीनों लोग का पोटेंशियल अलग अलग होगा। जो सीखेगा
तीनों में से कोई बहुत हायर सीख जाएगा, कोई बहुत कम सीख पाएगा, कोई एवरेज लेवल का सीखेगा। भाई तीनों को मैंने चार्जेस तो सेम खिलाए ना, फिर अलग अलग पोटेंशियल क्या होगा? कैपेसिटी। जैसी जिसकी कैपेसिटी। समझ में आया? अब कैपेसिटी है कम तो पोटेंशियल होगा ज्यादा, क्योंकि क्षमता है कम, है ना, ओवरफ्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओवरफ्लो। हमने चार्ज तो खिला दिए, सबको बराबर खिलाए, अब एक की कैपेसिटी है बहुत ज्यादा तो उसको लगा यार बहुत कम चार्ज आया है ना, तो उसका पोटेंशियल डाउन रहेगा। समझ में आया? कुछ ऐसा। सो दैट इज, अब बात करते हैं पोटेंशियल की। V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2 प्लस V3, और फॉर्मूला होता है V इक्वल टू Q अपॉन C। तो यदि मैंने टोटल चार्ज Q दिया है और टोटल सिस्टम की कैपेसिटी मान लो C, तो Q अपॉन C इक्वल टू V1 की जगह Q1 अपॉन Q अपॉन C1, क्योंकि Q1 Q2 Q3 तो सेम है ना, तो Q अपॉन C1 Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। ओके, इसको लिखिए, नोट करिए। हेलो, हाँ बोलो। तो वो कहाँ बेटा? ठीक है, कल मिलना। हाँ, आप यहाँ आ जाओ, बात करो उससे, पूछेंगे। हाँ आ जाओ। So V1 equal to Q upon C1, V2 equal to Q upon C2, V3 equal to Q upon C3. So Q upon C equal to Q1 upon C1 plus Q2 upon C2 plus Q2 upon C3. Q Q दोनों को कॉमन ले लेंगे अपर साइड से और कैंसिल कर देंगे।